हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं विनोद और मैं आज क्लास 11 के बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो को लेकर के आया हूं। यह वीडियो आपके लिए होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट। बने रहिए अंत तक, समझ में आएगा, इसकी फुल गारंटी है। आज का हमारा टॉपिक क्या है? हुक्स लॉ। हुक्स लॉ आपका 1679 में हुक्स सर ने लाया। हुक्स सर का यह कहना था कि आपका स्ट्रेस जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्ट्रेन के। इसका मतलब क्या है? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है कि अगर स्ट्रेन बढ़ेगा तो स्ट्रेस भी बढ़ेगा और अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, है ना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ही होता है कि अगर पहला बढ़ेगा तो दूसरा भी आपका बढ़ेगा। देखिए, इसको हम लोग एक एग्जांपल के तौर से समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब भी इस चैप्टर में हम लोगों ने जितना भी पढ़ा है इस स्प्रिंग के एग्जांपल से ही सबको समझा है। आज भी हम लोग कुछ ऐसा ही करने वाले हैं कि स्प्रिंग की सहायता से हम लोग इस टॉपिक को हुक्स लॉ को लाने का जरूरत क्यों पड़ा, ये भी हम लोग आज समझेंगे। तो देखिए, यहाँ पर स्प्रिंग था, जब हम लोग इसमें एक्सटर्नल कोई फोर्स लगाएं तो क्या हुआ इसके डिस्टेंस में चेंज आया। देखिए, यहाँ पर जब हम लोग कोई भी फोर्स नहीं लगाए थे तब इसका नॉर्मल साइज था, ठीक है, नॉर्मल शेप था या नॉर्मल डायमेंशनल था। तो यहाँ पर जब हम लोग कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगाएं, एक्सटर्नल फोर्स लगाने से क्या हुआ, इसके डिस्टेंस में चेंज आया। तो अगर हम किसी भी इलास्टिक बॉडी में अगर हमको उसके डिस्टेंस को बढ़ाना है तो उसमें हमको एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, उसमें कुछ वर्क करना पड़ेगा। उसी वर्क को बोलेंगे क्या? उसी नियम को बताया था किसने? हुक्स सर ने, कि अगर इलास्टिक बॉडी का डिस्टेंस बढ़ेगा तो उसका जो फोर्स है वो भी हमको बढ़ाना पड़ेगा। उसके फोर्स बढ़ने से क्या होगा? उसके डिस्टेंस में चेंज आएगा, उसके डायमेंशनल में चेंज आएगा। तो यहाँ पर देखिए, ये हो गया आपका स्ट्रेन, ये हो गया आपका स्ट्रेस। तो स्ट्रेस का मतलब क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया, हम कितने एरिया में कितना फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ स्ट्रेन का मतलब क्या होता है? चेंज इन डायमेंशनल। तो देखिए, यहाँ पर जब ये नॉर्मल था, जब यहाँ पर इसमें हम लोग एक्सटर्नल को फोर्स लगाए तो इसके डायमेंशनल में चेंज आया, चेंज इन डायमेंशनल पर यूनिट ओरिजिनल डायमेंशनल। तो ये हो गया स्ट्रेन और स्ट्रेस का डिफिनेशन, ठीक है। अब हम लोग का आज का टॉपिक है हुक्स लॉ। हुक्स लॉ में आपका क्या हो गया? स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेन ये बताता है आपका हुक्स लॉ कि ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब भी यही होता है। या फिर देखिए, हम लोग एक गुब्बारा लेते हैं, मान लिया जाए एक गुब्बारा है। गुब्बारे को जितना अगर उसके हमको डिस्टेंस को बढ़ाना पड़ेगा, जितने हमको उसके डिस्टेंस को बढ़ाना पड़ेगा उतना ही हमको उसमें क्या करना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा। जितना हम उसमें फोर्स लगाएंगे या फिर जितना उसको डिस्टेंस को बढ़ाना होगा उतना हमको फोर्स देना पड़ेगा। या फिर अगर हमको उसके जितना फोर्स, अगर इसके साइज को बढ़ाना है तो उतना ही हमको क्या करना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा। एक्सटर्नल को फोर्स लगाना पड़ता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट के डायमेंशन में चेंज लाने के लिए, ठीक है। इस चीज़ को भी हम लोग कभी करेंगे। पहले हम लोग समझते हैं हुक्स लॉ के बारे में। तो हुक्स लॉ का डिफिनेशन आप लोग को समझ में आया होगा। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है। चलिए, अब हम लोग इसके डिफिनेशन को लिखते हैं, फिर इसके बाद आगे समझेंगे। इन 1679 Sir Hooke established this law experimentally. It is a basic law of elasticity। यह क्या है? बेसिक लॉ ऑफ एलास्टिसिटी है। चलिए, इससे आगे अभी हम लोग समझेंगे भी, है ना। इसको पहले डिफिनेशन को हम लोग लिख लेते हैं। इट स्टेट्स दैट the stress is directly proportional to strain, ठीक है। दैट इज आपका स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? स्ट्रेस इक्वल टू कांस्टेंट इनटू स्ट्रेन, ठीक है। या फिर इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ से कांस्टेंट का वैल्यू निकालते हैं तो हम लोग का क्या हो जाएगा? स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इक्वल टू
कांस्टेंट, ठीक है। इसको हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 मान लें। देखिए इन 1679 सर हुक एस्टैब्लिश्ड दिस लॉ एक्सपेरिमेंटली। इसको हुक सर ने 1679 में एक्सपेरिमेंटली से क्या किया, इसको एस्टैब्लिश किया। इट इज अ बेसिक लॉ ऑफ इलास्टिसिटी। देखिए इलास्टिसिटी क्या होता है, इलास्टिसिटी भी आपका जो यहाँ मैंने बताया स्ट्रेस पर यूनिट स्ट्रेन, ठीक है। इलास्टिसिटी क्या होता है, स्ट्रेस पर यूनिट स्ट्रेन, ठीक है। ये वो भी एक रेशियो होता है, स्ट्रेस पर यूनिट स्ट्रेन। इट स्टेट दैट द स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अगर आप लोग इतना नहीं पढ़ पाते हो, इतना याद नहीं रख पाते हो, तो सिर्फ आप लोग यहाँ से लिख सकते हो इट स्टेट्स दैट द स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। उसके बाद लिखोगे स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, तो यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के साइन को हटाते हैं तो हम लोग एक कांस्टेंट का यूज़ करते हैं, वो कांस्टेंट हम लोग यहाँ पे लिखते हैं इनटू स्ट्रेन आपका, है ना। यहाँ से कांस्टेंट का वैल्यू अगर हम लोग निकालते हैं तो क्या होगा, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इक्वल टू कांस्टेंट। ये क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 मान लिया, ठीक है। यहाँ तक आप लोग लिख लोगे। यहाँ उसके बाद हम लोग रफ करेंगे, इसके आगे भी इसका टाइप है जो हम लोगों ने पिछले भी वीडियोस में पढ़ा है, यंग्स मॉडुलस बल्क मॉडुलस, वो सब में हम लोग अब इसको समझेंगे, इसका टाइप्स ही है वो सब, है ना। चलिए यहाँ तक आप लोग आई होप लिख लिया होगा, या जो फिर जो नहीं लिख पाए होंगे वो स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं इसके टाइप्स में। Where constant is called modulus of elasticity। इस कांस्टेंट को हम लोग जो स्ट्रेस पर यूनिट स्ट्रेन इक्वल टू कांस्टेंट आया था, उस कांस्टेंट को हम लोग बोलेंगे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या फिर कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी भी बोलेंगे। इट हैज 3 different values depending on the 3 types of strain produced in the same body, ठीक है। यहाँ फुल स्टॉप दे दोगे, इसको हम लोग समझेंगे, ठीक है। इसके हम डेफिनेशन हम लोग अभी लिख लेते हैं पहले। दे आर यंग्स मॉडुलस y, बल्क मॉडुलस k एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, जो हम लोग पढ़े थे पिछले वीडियो में, जिसको डिनोट किए थे हम लोग ईटा से, ठीक है। देखिए हम लोगों ने यहाँ पर हुक्स लॉ का फॉर्मूला क्या लाया था, स्ट्रेस पर यूनिट स्ट्रेन इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहाँ पर देखिए वेयर कांस्टेंट इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। जो हम लोगों ने कांस्टेंट यूज किया है उस कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, या फिर उसको हम लोग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोल सकते हैं या कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी भी बोल सकते हैं। इट हैज 3 डिफरेंट वैल्यू, इसमें 3 डिफरेंट वैल्यू आएंगे, किसके लिए, डिपेंडिंग ऑन दी 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। 3 तरह के स्ट्रेन के लिए 3 हमारा अलग अलग जो आपका डिफरेंट वैल्यूज आएंगे, वो क्या होंगे, प्रोड्यूस्ड इन सेम बॉडी। एक बॉडी में 3 डिफरेंट टाइप के क्या होंगे, वैल्यू प्रोड्यूस्ड होंगे, उसके बारे में हम समझते हैं। दे आर यंग्स मॉडुलस।
तो इससे पिछले वीडियो में यंग्स मॉडुलस कौन कौन सा यहाँ पर प्रोड्यूस होगा, तो यंग्स मॉडुलस जिसको हम लोग वाई से डिनोट किए थे, बल्क मॉडुलस जिसको हम लोग के से डिनोट किए थे, और एक मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ये तीनों का वीडियो अगर समझना है आप लोगों को, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, तो ये तीनों वीडियो सेपरेट वीडियो मेरे पिछले वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगा। तीनों ही आप लोगों को डिटेल से पढ़ाया गया है। अगर वहाँ से यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी आप लोग पढ़ के आते हो तो यहाँ पर जो आपको होगा वो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपका हुक्स लॉ। ठीक है, तो हुक्स लॉ आप लोगों को समझ में आया होगा कि किसी इलास्टिक बॉडी के जितना भी हमको उसमें डिस्टेंस को बढ़ाना होगा उतना ही हमको फोर्स उसमें लगाना पड़ेगा। अगर इसका मतलब क्या है कि अगर पहला बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, है ना, और दूसरा घटेगा तो पहला भी घटेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए इलास्टिक बॉडी में अगर हम यहाँ तक खींच के इसको वापस छोड़ देते हैं तो ये वापस अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका हुक्स लॉ कि जितना ही किसी इलास्टिक बॉडी को हम लोगों के उसके डिस्टेंस को बढ़ाना होगा उतना ही हमको उसमें वर्क करना पड़ेगा, उतना ही हमको उसमें फोर्स लगाना पड़ेगा। ये बताया किसने, हुक्स सर ने 1679 में। तो आज का टॉपिक हुक्स लॉ, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और इसी तरह का वीडियोस मैंने यंग्स लॉ, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जो पिछले वीडियो में डाला हुआ है वो आप लोग मेरे पिछले वीडियो में देख सकते हो। ठीक है, जो बच्चे नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और शेयर भी कर देंगे ताकि जो और भी बच्चे हैं वो आसानी से फिजिक्स पढ़ सकें और अच्छे मार्क्स ला सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।